गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की मूल आकार भाषाएं कौन सी थी। उसमें से हमने दो पढ़ी थी, जिसमें संस्कृत और पाली भाषा। आज हम पढ़ेंगे तीसरी मूलाकार भाषा, जिसको अपन प्राकृत कहते हैं, जिसका नाम प्राकृत है। प्राकृत की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, इन पर अपन थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। हम देखते हैं हिंदी भाषा की मूल आकार भाषा में प्राकृत भाषा का परिचय और उस भाषा की विशेषताएं क्या रही हैं। प्राकृत की उत्पत्ति को लेकर तीन मत प्रचलित हैं। कितने मत? तीन मत प्रचलित है। तीन प्रकार की विचारधाराएं यहाँ आती है हमारे सामने। एक विचारधारा के लोग ये मानते हैं कि संस्कृत से प्राकृत की उत्पत्ति हुई। किससे? संस्कृत से प्राकृत की उत्पत्ति हुई। एक यह बात मानने वाले विचारक हैं। दूसरे विचारक वह हैं जो यह मानते हैं कि प्राकृत का ही संस्कार कर संस्कृत का निर्माण हुआ। क्या मान रहे हैं? कि प्राकृत भाषा को परिनिष्ठित की, संस्कारवान बनाया और संस्कृत का निर्माण हुआ। पहला मत क्या कह रहा है कि संस्कृत से प्राकृत का उद्भव हुआ। लेकिन दूसरा मत जो है बिल्कुल विपरीत बात करता है। वो कह रहा है कि प्राकृत को ही संस्कारवान बनाया, परिनिष्ठित किया और उससे संस्कृत का विकास हुआ, उत्पत्ति हुई। तीसरा मत ये कहता है कि दोनों का पृथक पृथक स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। क्या कहा है? कि दोनों का पृथक रूप है और दोनों ही स्वतंत्र रूप लेकर के हमारे सामने उपस्थित हुई है। तो ये तो थे इस प्राकृत के तीन उत्पत्ति को लेकर के मत, जिसमें एक मतावलंबी है जो संस्कृत से प्राकृत की उत्पत्ति मानता है। दूसरा प्राकृत को ही परिनिष्ठित कर संस्कारवान बना करके संस्कृत का निर्माण कर रहा है। तीसरा मत ये कह रहा है कि दोनों ही भाषाएं स्वतंत्र हैं और इनकी उत्पत्ति दोनों के ही पृथक पृथक रूप से हुई है। इसमें तीसरा मत ही अधिक समीचीन लगता है। तीसरा मत जो है, जो अधिक सटीक लग रहा है। प्राकृतों की संख्या को लेकर भी पर्याप्त मतभेद हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्राकृतों की संख्या को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। इनकी संख्या 42 तक गिनाई गई है। कितनी? 42 की प्राकृतों की संख्या है जो 42 हैं। किंतु 5 वेद ही प्रमुख माने जाते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि प्राकृत के 5 भेद हैं, वही प्रमुख माने जा रहे हैं। 5 भेद कौन से हैं? पहला है महाराष्ट्री, शौरसैनी, तीसरा मागधी, चौथा अर्धमागधी और पांचवा पैशाची। फिर ये कह रहे हैं कि प्राकृत के अमीरी, आवंती, गोड़ी, टक्की, सांवरी, चांडाली आदि भेदों की चर्चा भी यत्र तत्र मिलती है। यह भी प्राकृत के भेद हैं। कितने? एक तो अमीरी भेद है, आवंती भेद है, गोड़ी भेद है, टक्की भेद है, सांवरी और चांडाली आदि भेदों की भी चर्चा हमें
जब हम प्राकृत पढ़ते हैं तब इधर उधर थोड़ी बहुत मिल जाती हैं। शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्र और विदूषक तथा मागधी प्राकृत का निम्न श्रेणी के पात्र किया करते थे। अब देखिए यहाँ बात आती है कि इस भाषा का प्रयोग प्राकृत का कहाँ होता था। तो सबसे पहली ये बात आती है कि शौरसेनी जो प्राकृत हैं उसका प्रयोग संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्रों के संवाद में और जो खलनायक था विदूषक होता था उसके संवादों में, और इसके बाद में अर्धमागधी का निम्न श्रेणी के पात्र होते थे वह प्रयोग करते थे इस भाषा का। अर्धमागधी प्राकृत में जैन आचार्यों ने अपने ग्रंथों की रचना की, और फिर ये कहा है कि जब अर्धमागधी की बात आती है तो जैन आचार्यों ने अर्धमागधी को अपनाया है, और जैनों के जितने भी ग्रंथ हैं वह अर्धमागधी में लिखे गए हैं, अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। साहित्यिक प्राकृतों में महाराष्ट्री प्राकृत सबसे अधिक विकसित हुई। अब ये कह रहे हैं कि साहित्यिक प्राकृत देखें तो महाराष्ट्री प्राकृत हैं, इसमें सबसे अधिक साहित्य लिखा गया जो अधिक विकसित और समृद्ध भी हैं। प्राकृत व्याकरणों ने इसे आदर्श प्राकृत माना है। अब ये कह रहे हैं कि प्राकृत के व्याकरणाचार्य थे, उन्होंने इसे एक आदर्श प्राकृत के रूप में माना है। किसको? महाराष्ट्री प्राकृत को। संस्कृत नाटकों में पद्य रचना महाराष्ट्री प्राकृत में हुई हैं। अभी संस्कृत के जो नाटक हैं उसमें जहाँ जहाँ संवाद पद्य में कहे गए हैं तो वहाँ पर महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग हुआ है। साथ ही उसमें महाकाव्य तथा खंड काव्य भी लिखे गए हैं। किसमें? महाराष्ट्री प्राकृत में महाकाव्य भी लिखे गए हैं और खंड काव्य भी लिखे गए हैं। हाल की गाहा सतसई, कवि हाल की गाहा सतसई इसी प्राकृत में है। इसी प्राकृत का मतलब महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी गई हैं। पेशाची प्राकृत की कोई रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि गुणाढ़े की वृहद कथा मूलतः पेशाची में लिखी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि गुणाढ़े ने जो वृहद कथा लिखी है वह पेशाची प्राकृत में लिखी हैं। प्राकृत भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य के रूप में आचार्य वररुचि का नाम आता है। प्राकृत का प्रथम आचार्य कौन है? वररुचि। हेमचंद का प्राकृत व्याकरण भी प्रसिद्ध माना जाता है, बहुत फेमस भी है। व्याकरणों ने प्राकृत में ही वैसी जकड़न ला दी हैं जैसे संस्कृत में, यानी ऐसे इन व्याकरणाचार्यों ने प्राकृत में भी ऐसे नियम बना दिए हैं जैसे संस्कृत में थे। तो इसका स्थान अपभ्रंश ने ले लिया। अब नियम कानून अधिक हो गए उस भाषा में व्याकरण के, तब धीरे धीरे लोगों ने संस्कृत छोड़ दी। अब संस्कृत से कुछ लोग पाली में आए, पाली से प्राकृत में आए, तो प्राकृत के भी नियम उसी जकड़न भरे होने के कारण लोगों ने इसको भी धीरे धीरे छोड़ दिया और किसको अपनाने लग गए? अपभ्रंश भाषा को अपनाने लग गए। यहाँ हम इस प्राकृत की कुछ विशेषताओं का जिक्र करेंगे
कि इसमें किस प्रकार के स्वर हैं, किस प्रकार के कारक हैं, किस प्रकार के वर्णों का उपयोग करते हैं। तो कुछ जहाँ हमने संस्कृत पढ़ा है, पाली पढ़ा है, उसके बाद में अभी प्राकृत पढ़ रहे हैं, तो कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर इनमें नज़र आता है। तो वह अंतर कैसा है देखते हैं। प्राकृत में संस्कृत के हलंत शब्द, क्या कह रहे हैं? प्राकृत में संस्कृत के हलंत शब्द अकारांत हो जाए गए हैं। जो संस्कृत में हलंत थे वह प्राकृत में आते आते अकारांत हो गए हैं, हलंत हट गया है। व्यंजनांत शब्द इसमें प्राय नहीं है। कोई भी ऐसा शब्द जो व्यंजन से खत्म होता हो ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी स्वर ध्वनियाँ वही हैं जो पाली में हैं। स्वर ध्वनियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वही स्वर ध्वनियाँ हैं जो पाली में थी। अंतर किस में आया है? एक तो संस्कृत के जो हलंत थे वह हट गए और अकारांत हो गए। फिर व्यंजनांत शब्द इसमें प्राय है ही नहीं, लेकिन स्वर ध्वनियाँ पाली की ही हैं। दूसरी इसकी विशेषता है, इसमें र का सर्वथा अभाव है। र ध्वनि इसमें है ही नहीं। र के स्थान पर सर्वत्र ल पाया जाता है। कौन सा? ल। जैसे राजा, राजा न होकर के प्राकृत में होगा लाजा, र की जगह ल का प्रयोग किया जाता है। फिर कहीं कहीं ऊष्म व्यंजन ध्वनि के स्थान पर ह हो गया है। ये ऊष्म व्यंजन ध्वनि जो है वह कहीं कहीं ह का रूप हमारे सामने आ जाता है। जैसे पाषाण, अब देखिए सा जो है ये ऊष्म ध्वनि है, तो यहाँ पर क्या हो गया? पाहाण, स की जगह ह हो जाता है, तो यहाँ पाषाण की जगह पहाण हो गया है। अगली विशेषता है, सगोष व्यंजनों के स्थान पर अघोष व्यंजनों का प्रयोग। यहाँ पर सघोष व्यंजनों के स्थान पर अघोष का प्रयोग होने लगा। जैसे नगर, नगर में ग जो हैं वह सघोष हैं और इसकी जगह क्या कर दिया है? अघोष कर दिया है, और वह हो गया है नकर। नगर को नकर कहने लगते हैं। फिर आता है स की जगह मागधी को छोड़कर सभी प्राकृतों में प्राय स का प्रयोग होता है। यहाँ स जो ऊष्म ध्वनियाँ हैं उसको छोड़ करके उसकी जगह स वत्स्य ध्वनि है उसका प्रयोग किया जाता है। प्राकृत में सभी शब्द स्वरांत हो गए हैं, यानी यहाँ पर सभी शब्द जो हैं स्वर से अंत होते हैं, व्यंजन से नहीं। तो सभी शब्द स्वरांत हो गए। प्राकृत में द्विवचन का अभाव है, यानी 3 वचन है संस्कृत में, हिंदी में 2 ही रहे हैं, लेकिन यहाँ जब हम आते हैं प्राकृत में तो यहाँ पर द्विवचन का अभाव है, एक ही वचन है वहाँ पर। कारकों के स्थान पर स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग होने लगा है, यानी कारकों के स्थान पर स्वतंत्र शब्द का प्रयोग होने लगा, जिनसे हिंदी परसर्गों का विकास हुआ। उससे हिंदी के परसर्ग विकसित हुए। फिर आगे हैं तद्भव शब्दों एवं रूपों का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा। तद्भव शब्द और उन तद्भवों के जो रूप हैं
उनका प्रयोग जो है वह बड़े स्तर पर होने लगता है। इस प्रकार पाली के विकास के साथ जो सरलीकरण की प्रवृत्ति उभरी थी, उसका प्राकृत में और भी विकास होने लगा। रूपों की कमी और मुख सुख के कारण प्राकृत संस्कृत की तुलना में अधिक सरल भाषा बन गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था अपना प्राकृत भाषा को लेकर के कुछ विश्लेषण। कल हम पढ़ेंगे अपभ्रंश भाषा, उसका विश्लेषण, उसका परिचय। फिर हमारी 4 जो हिंदी भाषा की मूल आकार भाषाएं हैं, वह टॉपिक पूरा हो जाएगा। आपको मेरा यह प्राकृत संबंधी विश्लेषण कैसा लगा? आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।